नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, मौत की सुनसान सूनी वादियों में फिर कि नूतन सर्जना के राग भर दें, शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं, सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है, यह प्रकृति की गति रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशालें जीत की जलती रही है, पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है, समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जकों, नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। बाइबल में ईसा मसीह बहुत सारे उदाहरण देते हैं और उसमें से एक ये है, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स नंबर 45 और 46। Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man seeking goodly pearls, who when he had found one pearl of great price went and sold all that he had and bought it. वो कहता है स्वर्ग का राज्य कैसा है, और उदाहरण दिया कि फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल में ले लिया। एक व्यापारी है और जो धन कमाने के लिए समुद्र के उस पार जाता है और बहुत मेहनत करता है और बहुत सारा धन कमाता है, और अंत में जब उसे लौटना होता है तो उस सारे धन से वो एक मोती ले लेता है बस, और फिर वापस आने लगता है जहाज में बैठकर, और जहाज की दुर्घटना हो जाती है और वो व्यक्ति समुद्र में कूद जाता है
और वो मोती उसके साथ है, और उस मोती को बचाए हुए वो समुद्र के इस पार तक पहुंच जाता है। Many you cannot save, one you can save। जीसस कहता है कि यह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान था। उसने क्या कर दिया, इतना सारा जो उसका विस्तार था, उस विस्तार को सार कर दिया। और सार को बचाना आसान है, विस्तार को बचाना मुश्किल है। जीवन में विस्तार ही विस्तार है। इस विस्तार को सार कर देना, जो फैलाया है उसको समेट लेना, यही बुद्धिमानी है। और संसार में जो कुछ है, जो भी विस्तार है, उस सब का सार एक ही है, और वो है एक परमात्मा। किसी और जगह जीसस क्राइस्ट कहता है, तुम सारी दुनिया पालो पर भगवान खो दो तो तुम्हें क्या फायदा। पर यदि दुनिया खो जाए और फिर भगवान मिल जाए तो एक भगवान में सब कुछ समाया हुआ है। तो उस एक को पकड़ लेना, तो उस एक में सब कुछ है। और उस एक को छोड़कर जो बचा है उसको पकड़ लेना, तो जो बचा है वो भी नहीं मिलेगा और भगवान भी नहीं मिलेगा, दोनों भी नहीं मिलेंगे। तो ऐसे उदाहरण बाइबल में बहुत सारे हैं। और इस यज्ञ में इसका सबसे बड़ा उदाहरण दादी जानकी, जिन्होंने एक को पकड़े रखा शुरुआत से अंत तक। अनेकों को नहीं बचाया जा सकता है, एक को बचाया जा सकता है। विस्तार को नहीं, सार को, संसार को नहीं, परमात्मा को। तो एक को पकड़ा। तो पिछले 2-3 दिनों से हम भिन्न भिन्न घटनाएं, किस्से, कहानियां, आदतें दादी ने जो अपने जीवन में लाई उसके विषय में देख रहे थे। तब तक हमारी कितनी कहानियां हो गई? 55। तो हमको कवर करनी है कितनी? 104। तो आज बहुत सारी बातें बताएंगे, उसमें से आप कहानियां निकाल लेना। तो दादी की ये यात्रा जीवन की 1 जनवरी 1916 जानकी समतानी से चालू होती है। 27 मार्च सिंध हैदराबाद 1 जनवरी 1916 सैटरडे से यात्रा चालू होती है। तो 27 मार्च 2020 फ्राइडे रात को 2 बजे ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर ये यात्रा समाप्त होती है लौकिक देह जीवन की। कुछ कुछ घटनाएं आज हम देखेंगे। 2000, वैसे तो 2007 से 2022 तक का ये सेशन चल रहा है, परंतु इसमें दादी प्रमुख है, इसलिए पूर्व जीवन में जाना जरूरी है। तो बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं आज हम फिर देखेंगे और साथ साथ विदेश में प्रवेश करेंगे। तो इसके पहले भी कभी सुनाया था शायद। दादी अमृतसर में थी और उस समय बाबा वहां आए और एक माता थी जो बहुत डिस्टर्ब थी, उसकी कुछ समस्याएं होगी। तो बाबा उस माता के साथ बैठे थे
और वो माता अपनी सारी जीवन कहानी सुना रही थी। दादी भी वहाँ थी और दादी वहाँ पहुँची और कहने लगी कि मैं कुछ कर सकती हूँ क्या इसमें, मैं कुछ कर सकती हूँ क्या उस माता की जो समस्या है। बाबा ने कुछ नहीं कहा और जब वो माता चली गई तो बाबा ने कहा कि कई बार डिटैच रहना बहुत जरूरी है और ज़्यादा फायदेमंद है। हर व्यक्ति की हर समस्या को जानना और हर व्यक्ति की हर समस्या को हम सोचे कि हम ठीक करें, इससे हम खुद डिस्टर्ब हो सकते। और दादी ने देखा कि बाबा कैसे डिटैच्ड होकर अभी अभी उस माता के साथ बैठे हुए उसकी सारी बातें सुन रहे और वहाँ से उठ के ऐसे चले गए जैसे कि कुछ सुना ही नहीं। उसको जो बताना था उस माता को वो बता दिया और वहाँ से डिटैच्ड होके निकल गए। तो संसार तो समस्याओं से घिरा है और यदि हम हर एक की समस्या सुनते रहे और उसमें इन्वॉल्व होते रहे और ये सोचे कि मैं ठीक करूँगा या करूँगी, तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। डिटैच रहना बहुत ज़रूरी है। फिर वो कोई भी हो, बेटा बेटी, माँ बाप, बहन भाई, हर एक का अपना हिसाब है, हर एक के अपने कर्मों की गति और कर्मों की यात्रा है। यदि हम उसमें इन्वॉल्व हो जाए तो डिस्टर्ब हम हो गए, और जो स्वयं डिस्टर्ब है वो दूसरों को कैसे ठीक कर सकता है। अगला, दादी कभी भी कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं रखती थी। अगर कुछ भी एक्स्ट्रा है तो उसको क्या कर देती थी, डिस्ट्रीब्यूट। चप्पल के लिए दादी कहती थी 2-2 चप्पल क्यों रखी, क्या एक के ऊपर एक पहनोगे क्या। तीसरा, दादी को क्लीनलीनेस बहुत ज़्यादा पसंद थी और जो भी आता था दादी उसको अपना बेडरूम हमेशा दिखाती थी, ये दिखाने के लिए कि कितना क्लीन है। उसमें कहीं पर भी कोई चीज़ यहाँ वहाँ रखी नहीं है। कोई नैपकिन, मिसप्लेस्ड नैपकिन इधर रख दिया उधर रख दिया, टिश्यू, हर चीज़ परफेक्ट जगह पर, हर चीज़ अपनी जगह पर। कमरा ऐसा लगे, बेडरूम ऐसा लगे जैसे कि योगी का कमरा हो। हमारा घर कैसा लगे, योगी। नेक्स्ट, दादी जब विदेश में थी 1974, 24 जून, एंड शी अराइव्स इन लंदन। तब वहाँ जितने स्टूडेंट्स थे दादी उन सभी के घर में जाया करती थी, स्टूडेंट्स के घर पे, और उनको घर स्वर्ग कैसे हो या घर आश्रम की तरह कैसे हो यही सिखाए थे कि बाबा ने ये सिखाया है कि घर ऐसे होना चाहिए। और जब चंद्रमणि दादी लंदन गई थी और वहाँ पर टूर किए और एक एक घर को देखा तो दादी ने कहा था, दादी को, चंद्रमणि दादी ने, कि दादी आपने तो एक एक घर को स्वर्ग बना के रखा है। यहाँ एक एक घर में इतनी क्लीनलीनेस, एक एक घर जैसे योगियों का घर। तो दादी का लक्ष्य रहता था कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी घर पर जाए और उनको सिखाए। दादी को पूछा गया नेक्स्ट कि वर्तमान का जो यज्ञ है, इस यज्ञ को देखकर आपको कैसे लगता है, क्योंकि आप हेड हो 2007 के बाद, दादी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है 2019 तक। तो दादी को पूछा गया आपको कैसे लगता है, क्या फील करते हो। दादी ने कहा था मैं यहाँ हेड की पोजीशन से बैठी नहीं हूँ। यदि मैं हेड की पोजीशन से देखूँ तो फिर मैं ये सोचूंगी
कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वैसा नहीं होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि मैं यज्ञ की निमित्त आत्मा हूँ। हर चीज़ कैसी चलनी चाहिए ये मैं डिसाइड नहीं करूँगी। सोचने वाला ऊपर बैठा है। यदि मैं ये डिसाइड करती बैठूं कि इसने ऐसा करना चाहिए, उसने वैसा करना चाहिए, तो डिस्टर्बेंस किसको होगा? मुझे। एडमिनिस्ट्रेशन में भी डिटैचमेंट। दादी वेस्ट में 40 साल तक रही, परंतु उस पाश्चात्य जगत का प्रभाव, चमक दमक किसी ने भी दादी को स्पर्श नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी बात है। 1974 ये एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा वेस्ट की ओर, पश्चिम जगत। 24 अप्रैल 1974। 24 अप्रैल 1974 दादी एंटर हुई। कहाँ पर? लंदन में। हाइट लेस देन 5 फुट टॉल, छोटी सी हाइट। एजुकेशन अनएजुकेटेड, 4th स्टैंडर्ड 3rd स्टैंडर्ड। कौन उतर रहा है लंदन में? एक ऐसी व्यक्ति जिसकी हाइट बहुत छोटी है, जिसको इंग्लिश नहीं आती है, जिसके पास कोई घर नहीं है, कहाँ रहना है, जिसके पास कोई पैसा नहीं है, नो मनी। वो भारत से पहली बार बाहर जा रही है, बाहर का कोई उसके पास अनुभव नहीं है। अगला, उसकी हेल्थ कैसी है? पुअर हेल्थ, बीमार है। अगला, उसकी हिस्ट्री है बचपन से बीमारी की। उम्र 58। तो 58 वर्ष की ये महिला उतर रही है कहाँ पर? लंदन। अनजान जगह, पैसे नहीं है, रहने का कहाँ पता नहीं, एजुकेशन कुछ नहीं, फर्स्ट टाइम भारत से बाहर, और खास किसी को वहां जानती नहीं। जन्म की कहानी और बचपन का हमने बहुत सारा कल देखा। 1 जनवरी 1916 जानकी सामतानी, बाद में जानकी कृपलानी, बाद में जनक, बाद में माउंट आबू, ब्रिजकोटी, पोखरान, फिर धौलपुर हाउस, कोटा हाउस, फिर पोखरान हाउस, फिर पूना, कभी मुंबई, कभी अहमदाबाद, कभी बेंगलोर, और फिर एट लास्ट पूना से लंदन में एंट्री। परंतु ये टाइमिंग कौन सा है? 1974 का टाइमिंग। ये वो समय है जब विदेश में ऑलरेडी भारत के बहुत सारे गुरु जा चुके हैं, और वहां पर अब तक जो एक रूटीन था उधर का, वो थोड़ा टूट रहा है। वहां पर चर्चा है अब मेडिटेशन की, पहले नहीं थी। पहले चर्च जाना, प्रेयर करना, कन्फेशन करना, वापस आना। अभी मेडिटेशन, ऐसे ऐसे शब्द उनको पता चल रहे, योगा, कर्मा, रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म, इसकी कोई चर्चा नहीं थी, पर धीरे धीरे हो रही है। और ये अगर देखा जाए तो वेस्टर्न माइंड जो था वो थक गया था, या फिर कहो उब गया था। उसको क्या चाहिए था? कुछ नया, कोई थ्रिल, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस क्या होता है वो चाहिए उसको। उसको क्या चाहिए? मन की शांति। उसको क्या चाहिए? कुछ तो नया अनुभव, पर्सनल ग्रोथ, जीवन बदल जाए ऐसा कोई अनुभव। और ये सब करने के लिए एक एक करके वहाँ भारत के गुरु पहुँचते गए। अमेरिका में, यूरोप में,
शुरुआत हुई स्वामी विवेकानंद 1893, फॉलोड बाय स्वामी रामा, विदेश गए, और उसके बाद में स्वामी योगानंद 1920, और उसके बाद में महेश योगी। मुख्य तो यहाँ से चालू हुआ जब महेश योगी विदेश गए और उन्होंने TM ट्रांसडेंटल मेडिटेशन इंट्रोड्यूस किया, और सारे विदेश में ये फैल गया एकदम आग की तरह। अब तक मेडिटेशन की कोई चर्चा नहीं थी। योगानंद गए थे, क्रिया योग सिखाया, विवेकानंद ने बीज डाल दिया था। तब से ये यात्रा चालू हुई भारत के गुरु, भारत का अध्यात्म विदेश में पहुंचने की। तो शुरुआत हुई TM योगी, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन, और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव तब हुआ जब पॉप म्यूजिक का सबसे बड़ा ग्रुप था विश्व का, बीटल्स। वो बीटल्स ने, वो जो ग्रुप था पॉप म्यूजिक वाले, 50s लेट में जो चालू हुआ था लंदन में और डिसबैंड हो गया 70s में, पर ये जो ग्रुप था पॉप म्यूजिशियन सारे, उसमें कई सारे लोग थे, उन्होंने ये TM मेडिटेशन, ट्रांसडेंटल TM ज्वाइन कर लिया। इसलिए पूरे विश्व भर में मेडिटेशन की चर्चा थी। और उसके बाद में फिर पहुंचे AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, न्यूयॉर्क की सड़कों पर टॉम्किन स्क्वायर पार्क में हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा चालू किया, ढोल बजाते हुए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, और विदेश में भक्ति की एंट्री। और यहाँ जहाँ देखो, जहाँ तहाँ देखो, बड़े बड़े मंदिर बनने लगे कृष्ण के, एस्कॉन के, और लोग हरे कृष्णा चैंट करने लगे। तो शुरुआत हुआ न्यूयॉर्क के टॉम्किन स्क्वायर से, और फिर धीरे धीरे स्वामी प्रभुपाद भी ऐसे ही पहुंचे थे, कुछ भी नहीं था उनके पास, पर धीरे 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 पूरे विश्व में फैल गया। उसके बाद में स्वामी मुक्तानंद, उसके बाद में डिवाइन लाइट मिशन, गुरु हंसराज जी के जो शिष्य, छोटा सा बच्चा 8 साल का, वंडर बॉय जिसको कहते थे, वो पहुंचा, और वो जो मिशन थी वो भी विश्व में धीरे धीरे सब जगह फैल गई। फिर स्वामी मुक्तानंद पहुंचे विदेश में, सब हाई प्रोफाइल लोग हैं ये। स्वामी मुक्तानंद 1970s में अमेरिका, सिद्ध योगा उनका फैल गया। उसके बाद में रजनीश, ओशो रजनीश, अमेरिका, और धीरे 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 वो जो क्रांतिकारी विचार थे वो फैल गए सब जगह, और लोगों ने तुरंत स्वीकार करना चालू किया। अत्यंत प्रतिभाशाली ये व्यक्ति वहां रहा कई साल, और धीरे धीरे सब जगह फैल गया। उसके बाद में स्वामी शिवानंद, उसके बाद में, और श्री अरबिंदो थे तो भारत में ही, पर उनके जो कॉन्सेप्ट थे सारे वो तेजी से फैले विश्व भर में। साईं बाबा थे तो भारत में, परंतु मूवीज बनी और उस मूवीज की वजह से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। तो ऐसे वायुमंडल में जहाँ विदेश में भारत के उपनिषदों की चर्चा हो रही है, भारत के मंत्रों की चर्चा हो रही है, मेडिटेशन की चर्चा हो रही है, कर्म सिद्धांत की चर्चा हो रही है, यहाँ पर दादी जानकी की एंट्री हुई। अब ये और नया क्या सिखाएगी इनको, ये प्रश्न है। हम्बल बिगिनिंग्स। और दादी जहां आई, एक भाई था स्टीफन, तो उसको ज्ञान तो भारत से ही मिल गया था, दिल्ली ईस्ट एक्सटेंशन से। वो पहले चला गया थोड़ी सी व्यवस्था करने दादी के लिए, जो हमने पहले भी देखा। लंदन का जो शुरुआत में जहाँ टेनिसन रोड से भी पहले वो छोटी सी जो जगह थी रेंटेड, वहाँ, और वहाँ से फिर वो टेनिसन रोड गए। तो दादी के लिए उसने अरेंजमेंट किया। एक ओल्ड शॉप थी, पुरानी दुकान, वहाँ से उसने एक दरवाज़ा खरीद के लाया, पुराना दरवाज़ा, और उसको फिर 4 पहिए जोड़े और उसका बेड बनाया। एक दरवाजा को बेड बनाया, जो कि दिन में संदली बनती थी वो बेड बनता था, और रात में बेड, दिन में संदली का काम और रात में बेड का काम। तो वो एक भाई था,
उसने ये अरेंज किया था, स्टीफन नाम था उस भाई का। तो अब तक ये सारे जो लीडर्स हैं इनके बंगले हैं, और ये जो है इसका एकदम ग्राउंड फ्लोर पे अ डिंजी स्मॉल प्लेस इन दैट स्मॉल एरिया ऑफ लंदन के एक छोटी सी जगह में एक छोटा सा कमरा। वो सारे बिस्तरों पर सोते हैं, ये तो नीचे सोती है, कभी ये इस पर सोती है, डोर पर, दरवाजे के ऊपर। वो सारे जो है वो कारों में घूमते हैं, ये पैदल घूमती है। वो सारे जो है उनको पकाने वाले, उनका भोजन बनाने के लिए दूसरे लोग हैं। दादी जानकी 1974 से 5 साल तक खुद ही भोजन बनाया किचन में। 5 साल के बाद कोई भारत से उधर आया मदद करने के लिए और उसने टेक ओवर किया, कोई बहन ने, पर तब तक 5 इयर्स खुद ही अपना सब कुछ किया। तो वो सारे जो गुरु थे यहाँ वाले अब तक, उनका भोजन शाही भोजन है, उनको बनाने वाले दूसरे, यहाँ खुद ही बना रही है। उनके रहने के लिए बड़े बड़े महल है, इसके लिए कुछ भी नहीं है। वो सारे एक एक प्रोग्राम के पैसे चार्ज करते हैं, ये फ्री। वो जो कोर्स कराते हैं उसके पैसे चार्ज करते हैं, ये इनकी पॉलिसी है, फ्री में ज्ञान दिया जाएगा। फिर अब तक जितने आए ये सारे, वो सब कौन है? मेल्स, ये फीमेल। वो सब जो आए उनके बहुत सारे फॉलोअर्स तुरंत तैयार हो गए, परंतु यहां पर कई समय तक, फॉलोअर्स की तो बात नहीं, परंतु जो ग्रुप, कई समय तक कोई तैयार नहीं हुआ। और जो तैयार हुए वो भी फीमेल कमांडर्स, स्मॉल ग्रुप, बहनें, मेल्स नहीं। पहले उनमें और इनमें एक अंतर था। दूसरा, वो सारे जो वहां गए, क्यों गए? स्वामी प्रभुपाद क्यों गए? क्योंकि उनके गुरु ने आज्ञा दी, जाओ। विवेकानंद क्यों गए? गुरु से संदेश आया, जाओ। योगानंद क्यों गए? गुरु ने कहा, युक्तेश्वर गिरी जी ने, जाओ। स्वामी रामा, ये सारे क्यों गए? क्योंकि उनको संदेश आया, उनके गुरु। दादी जानकी क्यों गई? संदेश कहां से आया? परमात्मा से। बाकी जो सारे थे उनको व्यक्तियों से, मनुष्यों से संदेश आए, जाओ। दादी को संदेश कहां से था? डायरेक्ट परमात्मा से संदेश था। तो वो अंतर है, और ये बैकग्राउंड है जिस बैकग्राउंड में दादी ने एंट्री की। और एक किताब उस समय निकली थी रिचर्ड एल्पर्ट की, 1971 में, बी हियर नाउ नाम की। उस किताब में 71 में भारत की सारी सभ्यता, संस्कृति, मेडिटेशन, मिस्टिसिज्म, सबका वर्णन था। और वो विदेश में बहुत फेमस हुई, सबसे ज़्यादा फेमस। और उसके वजह से जितने बाहर उधर के लोग थे उनको आकर्षण था, ये क्या फिलॉसफी है, ये है क्या, ये क्या मेडिटेशन होता है। जहां भी मेडिटेशन शब्द दिखा गए वो लोग। तो धीरे धीरे यहां पर भी आने लगे। और विदेश में आए हुए सबसे पहले बीके कौन है? 2, एक भाई और एक बहन, डेनिस बहन, और एक जॉन वेन करके भाई था जिसने बाद में ज्ञान छोड़ दिया। ये 2 लोग सबसे पहले थे। फिर बाद में बहुत सारे लोग आए, चार्ली भाई, माइक जॉर्ज, ये बहुत सारे हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है, बलवंत भाई वगैरह वगैरह। तो दादी की एंट्री उस समय हुई है कि जिस समय वहां पर सबके मन में एक प्यास है, किसकी? अनुभव की। उनको अनुभव चाहिए। बहुत सुन लिया है, उनको नहीं सुनना है अभी। वो चर्च में जाना और ये सब, क्रांति चाहिए युवकों को। इसलिए हिप्पी ग्रुप भी आया था बीच में एक, बिल्कुल कुछ स्वीकार नहीं है उनको, विद्रोह। हम जैसा जीना चाहे वैसा जिएंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए। तो ऐसा करते करते दादी ने अपनी सेवाएं विदेश में आरंभ की। और दादी के साथ कौन था? 58 वर्ष की दादी और 24 वर्ष की जयंती बहन। इन दोनों की पार्टनरशिप लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप से ये सेवाएं चालू हुई।
तब दोनों को ये नहीं पता था कैसे होगा, क्या होगा। परंतु यदि इतिहास देखा जाए तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि ये एक के बाद एक कैसा विस्तार हुआ और कैसे फैलते गया। तो सबसे पहले चालू हुआ लंदन की उस छोटी जगह से। दिसंबर 74 में दादी आई। कब? अप्रैल में। दिसंबर 74 में एक छोटा सा घर लिया गया, टेनिसन रोड, नेक्स्ट डोर टू ओरिजिनल रेंटेड फ्लैट। पहले तो रेंटेड एक छोटा सा था। मेन अगर देखा जाए तो पहला जो सेंटर है वो है टेनिसन रोड। उसके बाद में जो कहा कि 74 में ये जॉन केन और डेनिस बेन पहले वेस्टर्न बीकेज है। जॉन केन ने तो बाद में ज्ञान छोड़ दिया। उसके बाद में जुलाई 75 फर्स्ट टाइम बीकेज रजिस्टर्ड हुए यूके में वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट के नाम से। उसके बाद में जुलाई 77 में लंदन में सबसे मेजर पहला प्रोग्राम हुआ जिसमें दादी प्रकाशमणि गई, 77 में। उसके बाद में 78 में जो टेनिसन रोड का सेंटर था वो छोड़ के वो रिटेन किया गया, पर दादी और जयंतीबेन शिफ्ट हुए दूसरी जगह सेंट गेब्राइल रोड पर। वो सेकंड मेन सेंटर रहा। फिर 82 में गेब्राइल रोड से सेंटर से शिफ्ट हुए डडन हिल लेन कम्युनिटी सेंटर में। और 6 सितंबर 91 दादी ने एक बार ऑक्सफोर्ड देखा और दादी ने क्या कहा कि बाबा का घर यहाँ होना चाहिए। मैनचेस्टर देखा और दादी ने संकल्प किया कि दादी का एक बाबा का घर कहाँ होना चाहिए, मैनचेस्टर। ये दो संकल्प थे दादी के। एक घर कहाँ होना चाहिए, थेम्स नदी के किनारे ऑक्सफोर्ड में, और दूसरा कहाँ होना चाहिए, मैनचेस्टर में। अब देखो क्या क्या हुआ। ये संकल्प थे देखा और संकल्प कि ऑक्सफोर्ड के पास दादी बाबा का घर हो। सितंबर 91 में ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस, पाउंड लेक, लंदन, NW10 इनॉग्रेशन हुआ दादी प्रकाशमणि के द्वारा। ये बीकेएस का फर्स्ट पर्पस बिल्ट सेंटर था इंडिया के बाहर। तो सबसे पहला हुआ ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस। इसकी भी बहुत बड़ी कहानी है, जो पढ़ना चाहते वो पढ़ सकते हैं। यहाँ हमारे पास टाइम कम है, और यदि कोई लंदन से आता है इस ग्रुप में तो वो यदि सुना है तो ज़्यादा अच्छा, इसके बजाय कि हम सुनाएं कैसे जगह ली गई। और जो जगह बहुत अच्छी थी पर उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, $100,000, वो कैसे लिए। फिर एक दूसरा भाई आया, उसके पास पहुँचे और उसने वो प्राइस को कम कर दिया, 100,000। तो 100,000 से 30,000 कर दिया 1000। और फिर वो जगह थी। फिर शील दादी वहाँ आई थी और शील दादी को बाबा के पास भेजा गया। तो वहाँ बना हुआ था जगह, पर बाबा ने कहा कि उसको हटाओ और उसकी जगह नया बनाओ। वो जगह नहीं लेंगे, जगह बहुत अच्छी है, जगह वही रहेगी, पर जो कंस्ट्रक्शन होगा वो नया होगा। तो नया कंस्ट्रक्शन हुआ। तो वो जो कंस्ट्रक्शन था नया, वो था ये ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस, सितंबर 1991। उसके बाद में जनवरी 93 ग्लोबल रिट्रीट सेंटर, ये था ऑक्सफोर्ड, स्टेटली होम। ये फर्स्ट रेसिडेंशियल रिट्रीट हाउस है, रिट्रीट सेंटर भारत के बाहर का, 1993, जो मंदाबेन ने फिर सारा उसका कार्यभार देखा। फिर 95 में फर्स्ट इनर स्पेस शॉप, लंदन। उसके बाद में 2004 में डायमंड हाउस, जो एक्सटेंशन हुआ ग्लोबल हाउस का, उसको फिर से दादी प्रकाशमणि ने इनॉग्रेशन किया। ये तीनों के ही इनॉग्रेशन दादी प्रकाशमणि के द्वारा हुआ। और 2007 में दादी भारत आ गई। तो ये 74 से लेके तो 2007 तक की दादी की यात्रा है, कि जिसमें एक के बाद एक यूरोप में, लंदन में सेंटर्स बनते गए, बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर। पहले ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस, फिर ऑक्सफोर्ड रिट्रीट, और फिर इनर स्पेस। अभी तो सब जगह पर इनर स्पेस बनते जा रहे हैं, इनर स्पेस शॉप्स होते, और फिर डायमंड हाउस, और लास्ट में 2007 दादी कम्स बैक टू इंडिया, अगस्त। दादी प्रकाशमणि ने शरीर छोड़ा और जानकी दादी भारत में वापस आ गई। अब कुछ कुछ घटनाओं की चर्चा करते, वापस वो 104 कहानियां, किससे इसमें से कुछ निकालना हो तो निकाल सकते हैं इन कहानियों में से। तो
दादी एक बार यूएस जा रही थी और बीच में अचानक दादी जो करती थी वो टचिंग्स के आधार पर करती थी। दादा को फ्लाइट में ही संकल्प आया कि शिकागो जाना है, क्योंकि वहाँ पे एक पेशेंट है, वो किसी ने बताया एक भाई है वो बीमार है, हॉस्पिटल में है, पेशेंट है। दादी ने कहा मुझे उसको देखना है। अब ये असंभव जैसी घटना थी कि सारी फ्लाइट की बुकिंग सब कुछ हो चुका है और अचानक संकल्प आ रहा है कि शिकागो जाना है, पर दादी ने उसको संभव कर दिया और हो गया संभव। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं कि दादी एक्ट्स ऑन टचिंग्स। हंसाबेन लिखती है, कहती है कि हमको हमेशा एवर रेडी रहना पड़ता था, क्योंकि पता नहीं इनको कौन सा संकल्प कब आ जाए कि अभी अभी चलना है, अभी चलना है, सब तैयार करो फटाफट और निकलो। तो ये घटना। उसके बाद में ये जो दादी की यात्राएं है, कल हमने देखा दादी ने कितना किलोमीटर ट्रैवल किया पूरे जीवन भर में, 74,000 किलोमीटर, इंडिया और अक्रॉस वर्ल्ड सबसे ज़्यादा। अब ये भी जो है बहुत इंटरेस्टिंग है दादी का। दादी के साथ ट्रैवल करना मतलब क्या 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 पैकिंग होनी चाहिए, टोली, गिफ्ट्स, ये सब रेडी रहना पड़ता है, कार्ड्स, इंस्पिरेशंस, ये सब। और जो भी व्हील चेयर पे दादी बैठती थी और जो व्हील चेयर जो उसको चलाता था, जो भी, उसको टोली देना कंपलसरी है, उससे बात करना कंपलसरी पूरे जीवन भर में। जो भी व्हील चेयर पे लास्ट में व्हील चेयर, पहले तो दादी अकेली जाती थी या फिर जयंती बहन के साथ जाती थी, और फिर दादी का जब ऑपरेशन हुआ तब मीटिंग हुई और ये डिसाइड हुआ कि आज के बाद हंसा बहन जहाँ पर भी दादी जाएगी वहाँ हंसा बहन जाएगी दादी के साथ। तब तक दादी अकेले या तो जयंती बहन के साथ जाती थी, और दादी के साथ जाना मतलब पैकिंग, सब चीज़ें होनी चाहिए। और जो व्हील चेयर जो भी होगा उसको टोली, और फिर उससे पूछताछ कि एयरपोर्ट कब बना, कैसे बना, और कब से तुम यहाँ हो, और फिर उसको भी टोली। फिर जहाँ दादी उतरेगी, और कई बार ऐसा होता था फ्लाइट्स डिले होती थी तो सीधा जहाँ प्रोग्राम है वहाँ पहुँचना पड़ता है। एक बहुत ही पावरफुल पॉइंट है दादी के बारे में, नो जेट लैग। नो जेट लैग। जेट लैग क्या होता है? हम यहाँ से निकल पड़े रात को 11 बजे, ठीक है, किसी दूसरे विदेश पहुँचे, और पहुँचे कितने बजे? हमारे भारत के टाइम अनुसार 12 बजे, पर वहाँ पर रात्रि के 10 बज रहे, सब उल्टा पुल्टा। ये सब सेट होने के लिए माइंड को थोड़ा टाइम लगता है और रेस्ट लगता है, क्योंकि हमारे हिसाब से हम पहुँच रहे रात को 8 बजे इंडियन टाइम, सुबह निकले हैं रात को 8 बजे पहुँच रहे, अभी हम सोच रहे जाके सो जाएंगे, पर उधर सुबह हो रही है। तो ये चीज़ क्या करती है? टायर्ड कर देती है व्यक्ति को। इसलिए जो भी विदेश से आते हैं उनके 2-3 चीज़ें हमने देखी है। सबसे पहले तो पाँव सूजे हुए होते बैठे बैठे ट्रेन में, फ्लाइट में, 8 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटा, ब्राज़ील सबसे लंबी फ्लाइट, ऐसे पैर। दादी कुछ नहीं, नो जेट लैग, नो टायर्डनेस, सीधा उतरे, और कई बार नाश्ता और वो सब कहाँ पे? कार में, अथक। ऐसे नहीं कि अभी जाके मुझे पहले रेस्ट करना है, बाद में देखूंगी प्रोग्राम का क्या करना है, वो सब नहीं। नो जेट लैग, ये बहुत बड़ी मास्टरी थी स्वयं पर। यहाँ तो थोड़ा सा भी जेट लैग हो जाए तो ऐसा दिमाग भारी हो जाता है, लगता है जाके पहले सो जाऊं। यहाँ एयरपोर्ट से सीधा मंच पर, तो ये बहुत बड़ी बात थी। और कई बार फ्लाइट्स डिले हो जाती थी लंबा लंबा समय, और कई बार फ्लाइट में बहुत चलना पड़ता है, इधर से उधर और उधर से उधर। और यात्रा कहाँ की है? सारे विश्व की। आज इधर, कल उधर, कल उधर, कल उधर, कल उधर। और संकल्प एक ही है कि बाबा का संदेश सबको देना है, बाबा की भाषणा सबको देना है। इतनी ऊंची भावना है। तो कई बार थे तो और जो भी एयर होस्टेस और वो सब जो होते थे, उन सबको दादी कहती थी कि इनको संदेश जरूर देना है।
और एक बार तो एक बहन बैठी थी, हंसा बहन को कहा इसको ज़रूर बताओ, और बाद में पता चला वो जो एयरलाइन है उसकी वो मालिक जो है उसकी वो युगल है। और एक बार ऐसे हुआ कि मतलब कोई एक ऐसी बहन निकल गई जिसने दादी को ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस में सुना था, और उसने बहुत सहयोग दिया फिर वहाँ पर, क्योंकि हंसा बहन पीछे बैठती थी इकोनॉमिक क्लास और दादी बिजनेस क्लास सामने, क्योंकि ओल्ड एज और ये सब ये लास्ट में, पहले तो कहीं पर भी, तो वो उस पीछे से आगे मैनेज करती थी दादी को, बीच बीच में आके। तो अगर देखा जाए तो हमने ये देखा, इतने साल हमने भी देखा दादी को, हंसा बहन दिन रात, ना नींद ना कोई आराम, दिन रात दादी की सेवा। इतनी सेवा करते हुए तो हमने किसी भी ब्राह्मणी को नहीं देखा आज तक, रिकॉर्ड। कोई नींद ही नहीं है, रात रात भर जागना, रात रात भर जागना। हाँ, तो ये तो बहुत बड़ा, जैसे क्या कहें इसको, त्याग कहो जो भी कहो। और दूसरा, जो भी ड्राइवर रहता था जो लेके जाता था, उसको टोली, उसको गिफ्ट, उसको सब कुछ, उसको पूछना। एक बार दादी जा रही थी पैदल, उधर से रमेश भाई गाड़ी से आ रहे थे, रमेश भाई ने कहा गाड़ी में बैठ जाओ, दादी ने कहा जाओ तुम अपने काम से मैं पैदल ही जाऊंगी। जब वो शायद लंदन आए होंगे, तो फिर रमेश भाई ने कहा अरे ठीक है, जो पैसा आप वो बस वाले को दे रही हो ना मुझे दे देना जो टैक्सी ड्राइवर को दोगी वो मुझे दे देना। उस दिन से दादी ने ये याद रखा कि जिस भी गाड़ी में बैठेंगी और वो जो गाड़ी चलाएगा उसको कुछ ना कुछ देना है जरूर, चाहे वो बिक्की भाई सेवा के हिसाब से ही आया हो, परंतु उसको कुछ ना कुछ देना है जरूर। और दादी ने ये भी देखा कि मेरी वजह से पेट्रोल वेस्ट ना हो, इसके लिए कभी भी, लंदन में तो हर एक का ये सिस्टम ही है, ऐसा हमने सुना है कि कोई भी अकेला नहीं जाएगा, जाएगा तो कोई ना कोई साथ में लेके जाएगा, तो अकेले नहीं जाना। तो लास्ट में हमने देखा कि दादी का बार बार बीमारी या स्टेमिना कम, पर जैसे ही ठीक हो जाती थी फिर से एक लंबा ट्रैवल, एक मेगा प्रोग्राम, और उसमें कितने लोग, और बिल्कुल थकती नहीं थी। हमने देखा कितनी बार दादी के साथ गए यहाँ वहाँ, टोली कंटिन्यूस दे रहे, 1000 लोगों की सभा, टोली दे रहे। कोई जवान होता तो कहता है कि हाथ दुख गया, यहाँ कुछ हाथ दुखना कुछ नहीं। कितने लोगों को बैचेस पहनाना, कितनी बहनों का समर्पण प्रोग्राम, 50 बहनें, 60 बहनें, एक बहन को बैच पकड़ लगाना, और फिर उनके फोटो, अनलिमिटेड स्टेमिना। और हर जगह गए, हर जगह सब अलग अलग, हर जगह एक जैसा ही नहीं रहता था, व्यवस्था है। और क्लाइमेट हर जगह बदलता है, उसमें से पहले ही बीमार, अस्थमा की पेशेंट, उसमें क्लाइमेट अलग, टाइम जोन अलग, लोग अलग, पानी अलग, भोजन अलग, हर जगह पर, क्योंकि दिन रात ट्रैवल, परंतु इसका कोई प्रभाव नहीं। और दादी ने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं थक गई हूं, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोती हूं, मैं आराम करती हूं, कभी नहीं। प्रोग्राम है सीधा चलो। हाँ, प्रोग्राम हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद में रात भर खांसी चालू, सब कुछ चालू। पर यह भी देखा होगा, क्लास जैसे ही चालू हो जाता है, क्लास में कोई खांसी नहीं। तो एक एक दिन बहुत ज्यादा, क्या कहे इसको, त्याग का, तपस्या का दिन था। तो और दादी के जो भी संकल्प आते थे, अचानक आते थे दादी के, और वो साकार होते थे, ये भी देखा गया है लास्ट तक। हाँ, और एक बात, दादी का ये संकल्प था कि ब्रह्मा बाबा जिस दिन शरीर छोड़ा उस दिन 40 खत लिखे थे, सेवा करते करते शरीर छोड़ा। तो दादी का ये संकल्प था, मैं भी सेवा करते करते शरीर छोड़ू, मैं भी सेवा करते करते शरीर छोड़ू। और दादी हमेशा, दादी ने तो लिख के भी दिया था, मुझे हॉस्पिटल में मत रखना, ये लाइन, ट्यूब, ड्रेन, वेंटिलेटर, ये सब से मुझे दूर रखना, मैं जब जाऊं तो। एक बहन है जिसने दादी के बारे में किताब लिखी है,
दादी के बारे में जिसने किताब लिखी है, लिस हॉचकिंसन। किताब का नाम है सेंचुरी ऑफ सर्विस दादी जान की। किताब की प्रस्तावना में वो क्या लिखती है? इफ एन एल्डरली इंडियन लेडी who can't speak English and who has no money, no home, no education, can and acquire an English stately home, well, anything is possible. वो जो किताब है उसकी प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है? यदि एक भारतीय नारी जिसको पढ़ना, जो कोई शिक्षण नहीं है, जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, वो विदेश आती है और लंदन जैसे शहर में आती है और वहां पर अपना परमानेंट घर बनाती है, अगर ये संभव है, वेल, हर वस्तु, हर चीज संभव है इस संसार में। अगर ये संभव है तो फिर असंभव कुछ भी नहीं है। और दादी का जो शुरुआत का दौर था 4 इयर्स लंदन का, 74 से 78 तक, बहुत संघर्ष का था, बहुत संघर्ष। इतना आसान नहीं है। वहाँ के कोर्सेस, वहाँ के लोग, वहाँ की संस्कृति, सब कुछ भिन्न। इतना आसान नहीं है लोगों को तुरंत अट्रैक्ट करना। तो ये जो समय था, फिर भी होप छोड़ी नहीं, होपलेस नहीं हो गई। और जो साड़ी पहनकर दादी गई थी और जब पहली बार वापस लौटी थी, वही साड़ी थी। वो 4 साल कैसे बिताए होंगे, किन परिस्थितियों में बिताए होंगे, वो जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। इतना त्याग, इतनी तपस्या। उसके बाद दादी का एक नियम था, नाइट क्लास। जहां पे भी जाती थी, नाइट क्लास, रात्रि का क्लास। भाई बहनें लिखते हैं कि ये जो नाइट क्लास थी, ये क्या करती थी, सारे दिन भर के जो जर्म्स थे ना, वो जेम में कन्वर्ट हो जाते थे। सारे दिन भर जो जर्म्स एंटर होते ना, जर्म्स, कीड़े कीटाणु, तो रात में जब हमको जेम्स मिलते थे ना, ये ज्ञान के रत्न, तो वो जो जर्म्स है ना, वो जेम बन जाते थे, हट जाते थे सारे जर्म्स, कन्वर्टिंग इनटू जेम। जेम अर्थात मोती। तो दादी की ये लास्ट तक आदत थी कि जहां रहती थी वहां ज्ञान की चर्चा करनी है। और दादी की एक ही इच्छा थी कि मैं जो कहा कि मैं सेवा करते करते शरीर छोड़ू, बाबा मेरी ये इच्छा तुम पूर्ण करना। दूसरा, जब भी बड़े प्रोजेक्ट्स हमने देखा, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा था? भारत, विश्व का, ब्रह्मा कुमारीज का मिलियन मिनट्स ऑफ पीस 1986। और फिर आया ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर बेटर वर्ल्ड पर। तो सबसे पहला ये था वर्ल्ड प्रोजेक्ट। इससे पहले कोई सेवा हुई नहीं थी ऐसी। ये सारे प्रोजेक्ट्स एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद हुए। कितने सारे प्रोजेक्ट्स हुए। और भाई बहने दादी के पास आते थे, पूछते थे दादी को, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, ऐसे कैसे करना है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये करना है। दादी कहती थी शांत, वेट एंड वॉच, वेट एंड सी, धीरज, उतावलेपन नहीं होना है, उतावला नहीं होना है, कैसे होगा कैसे होगा, अपने आप सब कुछ होगा, शांत, चिंता नहीं करनी, अपने आप होगा, वेट एंड सी। और दादी को कुछ भी बनाकर दूसरों को खिलाने में बहुत खुशी रहती थी। खुद खाने में कम, दूसरों को देने में, खिलाने में, चीजें देने में, वस्तुएं देने में, कोई भी चीज देने में, ये जो संस्कार था ये लास्ट तक था। कुछ भी रहा दो दो, कोई भी खाली हाथ जाने ना पाए। तो इसलिए, और एक ही लगन थी, ईश्वरीय संदेश देना है। इसलिए इस वायुमंडल में पहुंचकर भी, विदेश के जहां ऑलरेडी इतने सारे गुरु थे, दादी सक्सेसफुल हुई। एक के बाद सेवा यूरोप से चालू हुई, धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया में फैली, और ऑस्ट्रेलिया से फिर धीरे धीरे 74, 75, 76 अमेरिका, और फिर धीरे धीरे नैरोबी अफ्रीका, और फिर रिट्रीट सेंटर खुलते गए, भाई बहने विदेश में जाते गए, सुदेश में आए, बाद में लंदन में, फिर बाद में वो जर्मनी गए। धीरे 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 विस्तार होता गया, होता गया, होता गया, होता गया। अब लास्ट में आते हैं 2007। तो दादी की तबीयत, कई बार हम दादी के साथ थे,
और कई बार तो ऐसी परिस्थिति आई कि अब बस दादी जाने वाली है। एक बार अहमदाबाद में थे, तो जैसे कि वहाँ तो जैसे हो गया अभी सेप्टिक शॉक, बीपी नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, हो गया, दादी का ऑपरेशन करना है और इतनी एज में इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं हो पाएगा वगैरह वगैरह। तो बुला लिया था सबको, आ जाओ, पर फिर ठीक हो गई। फिर अगले 3-4 साल आराम से चले, फिर वापस और खराब हो गई कई बार। फिर एक बार मुंबई थे, और मुंबई में तो हीमोग्लोबिन 6 तक पहुंच गया था, और वो कारण ही नहीं समझ में आ रहा था। 2-2, 3-3 बार इंडोस्कोपी, ये कर रहे, वो कर रहे, सब कुछ कर रहे, पर क्यों हो रहा है ब्लीडिंग पता ही नहीं। और लास्ट में फिर हमने सब ने सोचा कि अब छोड़ दो, कुछ नहीं, जो होना है मधुबन में होगा। वहां से वो कलीना एयरपोर्ट पहुंचे, उसका वो फोटो है तो कलीना एयरपोर्ट में हम लोग थे और दादी वहां सोई थी, ये वाला फोटो एयरपोर्ट का। तो पर ब्लीडिंग रुक नहीं रहा था, इवन एयरपोर्ट में भी, वहां पर भी ब्लीडिंग चालू था, क्योंकि डॉक्टरों ने जैसे जवाब दे दिया था, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है, कितनी बार करे एक एक प्रोसीजर, ओटी में लेके जाके ब्लीडिंग हो कहां से रहा है। अभी ब्लड दे रहे, फिर से हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो रहा है दूसरे दिन, और वो बेचैनी और वो सब। फिर वो तो कैंसिल हो गया, फिर वहां से एयरपोर्ट आए, कलीना से तो मिला नहीं, छोटी वो था, वो कैंसिल हो गया। फिर वहां से अहमदाबाद, और अहमदाबाद से पहुंचे शांतिवन। जब शांतिवन पहुंचे, कार में दादी पीछे लिटाए हुए थे, जब वहां से उठाया, वो पूरा बेड जो था कार का, पीछे की सीट ब्लड ही ब्लड था उसमें। इस हालत में वापस लेके आए थे एक बार, 2000 कब लेके आए थे, 17 था शायद ये, 2000, हाँ ये एक बार 2014 की बात है, 10 सितंबर, हाँ 10 सितंबर 2014, कलीना एयरपोर्ट, ये वहाँ का फोटो है। तो वहाँ लेके आए और फिर लिया शक्ति भवन में अंदर, और फिर हम लोगों ने, हमने सोचा यहीं पर जो कुछ करना है सब करेंगे। वहीं दूसरे दिन ब्लड चढ़ाया वगैरह वगैरह। वो सेंट्रल लाइन थी दादी की, दादी कहती थी ये क्या है, हमने कहते थे दादी आपकी ये चोटी है, यहाँ लाइन लगा के रखे थे ये चोटी है पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन हीमोग्लोबिन बढ़ते गया और स्टेबल हो गया, फिर ड्रॉप ही नहीं हुआ, और फिर चलाना चालू किया और फिर ठीक हो गई। एक हफ्ते के बाद डायमंड हॉल में ओम शांति शेरनी की दहाड़, फिर ठीक हो गई ये जब निकाला था, हमको याद है, ये जो सेंट्रल लाइन होती है ना यहाँ पे, क्या खुशी हुई थी दादी को, बाप रे, इतना नाच रहे झूम झूम के। ये बंधन मेरा हट गया, ये बंधन नहीं चाहिए बस। दादी की भाषा में ये सब क्या होता था, बंधन, ये बंधन नहीं चाहिए, इधर लाइन उधर लाइन, ये सब बंधन से मुझे मुक्त करो। तो वो 2014, फिर 2018, 17, कई बार ऐसा हुआ। लास्ट में फिर 2019 27 मार्च 20 कुछ दिन, एक हफ्ते पहले ही दादी आ गए थे। और हाँ 20 तो 20, हाँ तो यहाँ आ गए थे, एक हफ्ता लगभग थे 20 में, 19 को आ गए थे। और बीच बीच में तो ठीक भी लग रहे थे, व्हीलचेयर पे बिठा रहे थे और बहुत ठीक भी हो गए थे, पर काफ़ी अप डाउन तो हिस्ट्री थी। और फिर बहुत अच्छा हो गई, ऐसे ही चल रहा था। तो 10 बजे से 11 बजे एकदम से रिदम चेंज होना चालू हुआ था। हाँ, फिर हम गए थे और काफ़ी देर थे, CPR चल रहा था, मतलब एकदम हार्ट रेट 200-300 के आसपास चल रहा था पर ये देखा, मतलब दादी की इच्छा थी कि वो ट्यूब लाइन ये सब करके मुझे जाना नहीं है, तो दादी को वेंटिलेटर वो सब पे कुछ नहीं डाला था, वही ऊपर P3 में, और बहुत शांति से दादी ने शरीर छोड़ा। 11 बजे से थे वहाँ पर, 11 बजे से चालू था सब कुछ, 2 बजे के आसपास
तो 27 मार्च ये तारीख थी। दादी इंग्लिश तो सीखी नहीं, पर ये दादी का इंग्लिश में भाषण है, सुना है? सुनो, कहाँ दिया है? यूनाइटेड नेशंस में, यूएन में दादी का इंग्लिश में दिया हुआ भाषण। Many different countries and cultures within our hearts, I think we hold the same vision of a better world, of greater security, peace, justice, understanding and respect for all people. Once we have seen in the eye of our mind that such a world can and should exist. Once we have seen in the eye of our mind, make it happen. तो 27 मार्च 2020, छोटा सा क्लिप है केवल। कोविड में कोविड के बाद, और फिर दादी ने जब शरीर छोड़ा तो दादी का ये इच्छा थी कि 1 रुपया भी खर्च ना हो। लॉकडाउन कब चालू हुआ? लॉकडाउन चालू हुआ और मार्च 27 दादी ने कहा था 1 रुपया भी खर्च ना हो, 1 कौड़ी भी खर्च ना हो, और वैसे ही हुआ। एक रीति से देखा जाए तो कितने लोग थे? केवल 50 के आसपास। वो भी यहाँ से जब नीचे गए कितनी बार रोका पुलिस ने, कहाँ जा रहे कहाँ जा रहे। वो सबका लेटर था, जितने लोग जा रहे एक एक का लेटर नाम सहित, तो ही पास नीचे एंट्री दी, नहीं तो एंट्री नहीं थी। और उसमें भी सब पुलिस ही पुलिस वहां पर। एसडीएम खास खुद वहां थे, एसडीएम। तो ये भी ड्रामा में कैसा पार्ट रहा। विश्व स्टैंड स्टिल, स्थिर हो गया, लॉकडाउन लग गया, और उसमें दादी ने उसी टाइम पर शरीर छोड़ा। वैसा प्रकाश मेरी दादी के लिए भी कहा था, जब वो हो रहा था अचानक मौसम बदलने लगा था। तो ये कुछ बातें थी दादी के विषय में। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, कल और थोड़ी सुनाएंगे जैसे जैसे याद आएगा। ये उस समय जब हम व्हाट्सएप यूज़ करते थे, कल हम देख रहे थे, इसमें 2014 से सारा रिकॉर्डिंग है, मतलब जो जो कम्युनिकेशन हुआ था दादी के साथ। ये अभी तो ये इमेजेस फेंट हो गए, परंतु हंसा बहन, हम, दादी, क्योंकि जब भी हम बाहर जाते थे तो दादी से एक ये लेके जाते थे ब्लेसिंग, कि दादी अभी हम गुलबर्गा जा रहे हैं। अच्छा वहाँ जा रहे हो, रुको। फिर दादी रिकॉर्ड करके देती थी, एक 10 मिनट का वीडियो ऑडियो सब कुछ, और फिर वो वहाँ जाके सुनाना भट्टी चालू होने से पहले। जहाँ भी भट्टी जाएंगे एक रिकॉर्डिंग, क्योंकि दादी को ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी, ज्ञान वाली, भट्टी वाली, योग वाली, ज्ञान चर्चा, ये बहुत पसंद। हमको याद है हमारा एक इंटरव्यू था नीचे स्टूडियो में, और उसका टॉपिक था प्यूरिटी, ब्रह्मचर्य। बहुत पहले तो हम दादी के पास गए थे, दादी को कहा था, 15 मिनट दादी से डिस्कशन हुआ था प्यूरिटी के बारे में। ऐसी पावरफुल पॉइंट सुनाई थी दादी ने जो कभी किसी क्लास में नहीं सुनाई होगी। मतलब प्यूरिटी की नहीं, ब्रह्मचर्य वाली पॉइंट्स थी। प्यूरिटी नहीं, ब्रह्मचर्य वाली, भाई और बहन वाली पॉइंट, बहुत पावरफुल पॉइंट्स थी। तो ये 2014 से अब तक हमने इसको कुछ भी डिलीट नहीं रखा है। ये सारा एक एक दिन का है, अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है, अभी वो हो रहा है, अभी मैं पहुंच रहा हूँ, अभी आता हूँ, कल आता हूँ, परसों आता हूँ, अभी चेस्ट पेन हो रहा है, बहुत सारा पुरानी यादें। तो कितनी कहानी हो गई। तो जीवन की जो घटनाएं हैं
उनसे कुछ ना कुछ सीखते जाना है। हर घटना से, हर छोटी छोटी घटना हमको कुछ ना कुछ सिखाती है। हर छोटी बात, छोटी छोटी यादें, छोटी छोटी बातें यूं ही आते जाते यादें सहला के जाती है। रातों को सिरहाने बसी मुस्काने मुझको सुला के जाती है। मिलना नहीं है मुमकिन इतना बताओ, लेकिन हम फिर मिले क्यों है। तुझको भुला ना पाऊँ, तुझको भुला ना पाऊँ, ये सिलसिले क्यों है। सब कुछ वही है पर कुछ कमी है, तेरी आहटें नहीं है। सब कुछ वही है पर कुछ कमी है, तेरी आहटें नहीं है, नहीं है, नहीं है। ओम शांति। छोटी छोटी बातें यूं ही आते जाते यादें सहला के जाती है। रातों को सिरहाने बासी मुस्काने मुझको सुला के जाती है। मिलना नहीं है मुमकिन इतना बताओ, लेकिन हम फिर मिले क्यों है। तुझको भुला ना पाऊँ, तुझको भुला ना पाऊँ, ये सिलसिले क्यों है। सब कुछ वही है पर कुछ कमी है, तेरी आहटें नहीं है। सब कुछ वही है पर कुछ कमी है, तेरी आहटें नहीं है, नहीं है। तुझको भुला ना पाऊं, ये सिलसिला